लेक्चर 11 अयान और रिया की पहली मुलाकात। अयान आंखें बंद करके रजा के बारे में सोचने लग गया। 3 साल पहले कैसे उसकी मुलाकात रजा से अमेरिका में हुई थी। एक दिन रात के 1:30 बजे अयान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड आमिर का कॉल आता है। अयान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत XYZ हॉस्पिटल में आ जाए। अयान जल्दी से कॉल कट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 40 मिनट के बाद अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शन पर जाकर आमिर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 308 पर जाने को कहती है। 308 नंबर रूम 8 फ्लोर पर था, इसलिए अयान लिफ्ट की तरफ जाता है। कुछ ही मिनटों में अयान 308 रूम के अंदर पहुंच जाता है। अंदर बेड पर आमिर लेटा हुआ था। उसके पैरों में पट्टा बंधा हुआ है, उसके सर पर पट्टी और हाथों पर बहुत सारे चोट के निशान है। बेड के पास खड़ी एक नर्स ग्लूकोज की बोतल की ग्रिप ठीक कर रही है। अयान आमिर के पास जाता है। आमिर को बेहोश देखकर अयान नर्स से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। नर्स जवाब देती है, कुछ घंटे पहले इनका एक्सीडेंट था, एक लेडी ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ। अयान नर्स से आमिर को लेकर और भी सवाल करने लगता है। कब तक ठीक होगा ये? नर्स अयान से कहती है, कुछ देर में डॉक्टर पेशेंट को चेक करने आएंगे, वही आपको सब कुछ बता सकते हैं। इतना बोलकर नर्स कमरे से बाहर चली जाती है। घंटे भर बाद नर्स के साथ एक यंग लड़की डॉक्टर की यूनिफॉर्म में अंदर आती है और बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगती है। आमिर को चेक करने के बाद वह डॉक्टर नर्स को ग्लूकोज की बोतल चेंज करने के लिए कहती है। फिर वह अपने साथ लाए हुए मेडिकल डॉक्यूमेंट में आमिर की हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड डिटेल फिल करने लगती है। अयान डॉक्टर के पास जाकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर अयान की तरफ देखकर जवाब देती है, इनके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ है, इनके सर पर भी बहुत चोट आई है, इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है ताकि यह अच्छे से आराम कर सके, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर वे डॉक्टर कमरे से बाहर चली जाती है। डॉक्टर और नर्स की जाने के बाद अयान अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके आमिर के एक्सीडेंट बारे में बताता है। कुछ देर रूम की खिड़की से बाहर देखने के बाद अयान सोफे पर आकर सो जाता है। सुबह आमिर को होश आता है। आमिर की आवाज़ सुनकर अयान की भी नींद खुल जाती है। अयान जल्दी से सोफे से उठकर आमिर के पास जाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है, ठीक हो ना तुम? आमिर को होश में देखकर नर्स उसके डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में नर्स एक डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगता है। डॉक्टर को देखकर अयान कंफ्यूज हो जाता है और मन में बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी ना? अयान डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, क्या आप ही आमिर के डॉक्टर है? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। अयान फिर बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी। डॉक्टर अयान की बातें सुनकर नर्स की तरफ सवाली नज़रों से देखता है। नर्स डॉक्टर को जवाब देती है, कल रात को तो रिया मैम आई थी। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, और रिया? हाँ, कल रात को उसी की ड्यूटी थी। डॉक्टर अयान की तरफ देखते हुए कहता है, वह डॉक्टर नहीं है। अयान डॉक्टर को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर डॉक्टर अयान से कहता है, मेरा मतलब वह डॉक्टर बनी नहीं है, अब बनेगी। वह मेडिकल स्टूडेंट है। इतना बोलकर डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर और नर्स के कमरे से बाहर जाने के बाद अयान आमिर के पास जाता है। फिर शक भरी निगाहों से पूछता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ तेरा? पहले तो आमिर कोई जवाब नहीं देता और अनजान बनकर अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। पर फिर से जब वह फिर से अयान की तरफ देखता है, जो उसे अभी भी शक भरी निगाहों से देख रहा है, तो आमिर गला साफ करते हुए बोलता है, वह मैंने कल रात को थोड़ी सी ज्यादा शराब पी ली थी।
जिसके कारण मुझसे एक्सीडेंट हो गया। अयान गुस्से से बोलता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तुम हमेशा ज्यादा शराब पी लेते हो और फिर तुम नशे में अपना एक्सीडेंट कर देते हो या फिर दूसरे का। कुछ देर रुकने की बाद अयान सोफे पर बैठकर पोज लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है मिस्टर सिद्दीकी को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार वही तो इस बड़े से महंगे हॉस्पिटल के VIP वार्ड का बिल भरने वाले हैं। अयान की बात सुनकर आमिर घबराते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें पता चला तो वह मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा देंगे और मुझे वापस इंडिया ले जाएंगे। मैं अभी इंडिया जाकर उनका बोरिंग बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता। आमिर अयान की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम डैड को कॉल नहीं करोगे? आमिर रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ इस बार मान जाओ। अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अयान फिर धमकी देते हुए बोलता है, ठीक है, इस बार नहीं बताऊंगा, पर अगली बार ऐसा हुआ ना तो तू देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में अयान और आमिर के दोस्त आ जाते हैं। अयान आमिर को हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ छोड़कर घर चला जाता है। अयान पूरी रात आमिर के साथ ही था, इसलिए फ्रेश होने के लिए वह घर चला जाता है। 12 रिया से दोस्ती। अयान अपने दूसरे काम खत्म करके शाम को हॉस्पिटल में पहुंचता है। अयान अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आता है जिसमें कुछ कपड़े और एक शेविंग किट है। आमिर की बियर्ड बढ़ गई है जिसके कारण वह अजीब दिख रहा है। अयान आमिर के लिए कुछ फ्रूट भी लेकर आता है। रात को अचानक से आमिर के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अयान आमिर के डॉक्टर को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर को चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद आमिर सो जाता है। अयान डॉक्टर से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, शायद इन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला होगा, इसलिए इनके पैरों में अचानक से दर्द होने लग गया। डॉक्टर की बात सुनकर अयान गुस्से से आमिर की तरफ देखने लगता है। आमिर कुछ देर पहले ही बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अयान उस पर गुस्सा भी कर रहा था। अयान डॉक्टर से पूछता है, इसका पैर कब तक ठीक होगा? डॉक्टर जवाब देता है, पैर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि अब यह अपने पैरों पर दबाव ना डालें। अयान डॉक्टर से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, शायद इन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला होगा, इसलिए इनके पैरों में अचानक से दर्द होने लग गया। डॉक्टर की बात सुनकर अयान गुस्से से आमिर की तरफ देखने लगता है। आमिर कुछ देर पहले ही बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अयान उस पर गुस्सा भी कर रहा था। अयान डॉक्टर से पूछता है, इसका पैर कब तक ठीक होगा? डॉक्टर जवाब देता है, पैर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि अब यह अपने पैरों पर दबाव ना डालें। फिर डॉक्टर नर्स की तरफ देखकर बोलता है, रिया को यहाँ लेकर आओ। नर्स जल्दी से रिया को लेने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ मिनट बाद नर्स रिया को लेकर कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर रिया से कहता है, आज रात तुम इस पेशेंट का ध्यान रखोगी। रिया ओके बोलती है। उसके बाद डॉक्टर रिया को आमिर की पैरों की कंडीशन के बारे में बताकर कमरे से बाहर चला जाता है। रिया फिर नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर अपने दूसरे काम करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती हैं। 2 घंटे बाद रिया कमरे के अंदर आती है। फिर वह नर्स को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद बेड के पास जाकर चेयर पर बैठ जाती है। नर्स के जाने के बाद अयान रिया के पास आकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। रिया अयान को आमिर की कंडीशन के बारे में बताने लगती है। आमिर को लेकर दोनों के बीच में कुछ देर बात होती है। उसके बाद अयान आमिर के पास वाले बेड पर जाकर सो जाता है। फिर रिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है। मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद रिया की भी सोफे पर बैठे बैठे आंख लग जाती है।
बीच बीच में रिया नींद से उठकर आमिर की कंडीशन चेक करती रहती है। सुबह जल्दी नस कमरे के अंदर आती है। नस के आने के बाद रिया फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है। अयान भी नींद से जाग जाता है और कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाता है कमरे से। बाहर अयान को रिया दिखती है जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी। अयान रिया के पास जाकर कैंटीन के बारे में पूछता है। रिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। फिर अयान रिया के साथ चला जाता है। कैंटीन में पहुंचकर अयान और रिया कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। फिर कॉफ़ी का मग लेकर दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कॉफ़ी पीते पीते अयान अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं अयान हूँ। रिया भी अयान से हाथ मिलाकर बोलती है, मैं रिया। फिर अयान बोलता है, सॉरी, परसों रात को आपको आमिर का डॉक्टर समझकर मैंने इतने सारे सवाल करके आपको परेशान कर दिया। रिया थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक डॉक्टर बनने वाली हूँ। अयान पूछता है, कब? रिया जवाब देती है, अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद दोनों कैंटीन से बाहर निकल गए और एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अयान आमिर की कमरे में वापस आ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लग गया जो दिन में आमिर के साथ हॉस्पिटल में रुकने वाला है। उनके दोस्त के आने के बाद कुछ देर तक अयान ने आमिर और उसके दोस्त से बात की। फिर अयान हॉस्पिटल से निकल गया। रात को अयान फिर हॉस्पिटल आ गया। अयान और उसके दोस्तों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि दिन में उनमें से कोई एक दोस्त आमिर के साथ रहेगा और रात में अयान आमिर के साथ रुकेगा। इसी तरह 8 दिन गुजर गए। डॉक्टर ने आमिर के कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, पेशेंट का पैर धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। फिर डॉक्टर अयान की तरफ देखता है और कहता है, जल्द ही यह चलने लगेंगे। अयान डॉक्टर से पूछता है, आमिर को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? डॉक्टर जवाब देता है, इनका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसमें वक्त लगेगा, पर हफ्ते भर के अंदर इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर नर्स से रिया को बुलाकर लाने को कहता है। कुछ ही देर में रिया हाथों में कुछ पेपर्स लेकर अंदर आती है। फिर डॉक्टर आमिर की रिपोर्ट रिया के हाथों में देकर कहता है, अब से तुम इस पेशेंट को ट्रीट करोगी। रिया डॉक्टर को ओके बोलती है। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रात में रिया आमिर को चेक करने आती है। आमिर का पैर चेक करके रिया नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। फिर वह अपने दूसरे काम करने के लिए चली जाती है। रात के 3 बजे अयान को नींद नहीं आ रही है। वह कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में घूमने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे रिया दिखती है। अयान रिया के पास जाकर उसे हाय कहता है। रिया भी उसे हाय कहती है। रिया के साथ उसकी फ्रेंड ऐना भी थी। बाद में अयान उसको भी हाय कहता है। ऐना भी मुस्कुराकर अयान को हाय कहती है। 13 आना और अमीर की मुलाकात। ऐना भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वह रिया की क्लासमेट है। ऐना रिया को बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन में चले? रिया ऐना को हाँ कहती है। फिर वह दोनों अयान को अपने साथ लेकर कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में जाकर ऐना सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। ऐना रिया से एक पेशेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी और स्नैक्स टेबल पर आ जाते हैं। रिया और ऐना के बीच डिस्कशन एंड होने के बाद उन दोनों का ध्यान अयान की तरफ जाता है। काफ़ी देर से अयान उन दोनों को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रिया और ऐना मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए अयान को उन दोनों की एक भी लाइन ठीक से समझ नहीं आई। फिर ऐना अयान से बोलती है, सॉरी, हम तो अपने डिस्कशन के बीच आपको तो भूल ही गए। रिया अयान से कहती है, हाँ, मैं तो ये भूल ही गई, तुम्हें हमारी मेडिकल से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आएगी।
फिर अयान दोनों से बोलता है। इट्स ओक। एना अयान से पूछती है, तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अयान एना को जवाब देता है, मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है। धीरे धीरे उन तीनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। एना और अयान की भी दोस्ती हो जाती है। बिल भरने के बाद वे तीनों कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। कैंटीन से बाहर निकलकर रिया अयान के साथ जाने लगती है। एना रिया से पूछती है, कहाँ जा रही हो? रिया जवाब देती है, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है। एना बोलती है, मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह तीनों आमिर के रूम की तरफ निकल जाते हैं। कमरे के अंदर आमिर नींद से जगा हुआ ही था। अयान को अंदर आते देखकर आमिर थोड़े गुस्से से बोलता है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी देर से बोर हो रहा हूँ? अयान अंदर आते हुए बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर चला गया। कमरे से बाहर एना को एक नज़ ने कुछ पूछने के लिए रोक लिया। रिया भी एना के साथ रुक गई। रिया और एना कुछ देर बाद कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर एना ने जब आमिर को देखा तो वे आमिर के पास जाकर शॉकन रिएक्शन के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आमिर ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा पैर टूट गया है? एना बोली, पर कैसे? आमिर ने जवाब दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एना और आमिर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। आमिर एना से पूछता है, तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो? एना जवाब देती है, काम नहीं करती हूँ, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। एना आमिर के पास वाले बेड पर बैठकर उससे बात करने लग गई। अयान भी आमिर के पास चेयर लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रिया भी आमिर का पैर चेक करके एना के पास आकर बेड पर बैठ गई। थोड़े ही समय में चारों को बीच अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो गया। बातों बातों में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह एक नज़ रिया एना और अयान के लिए कॉफ़ी और आमिर के लिए दूध का गिलास लेकर आती है। दूध का गिलास को टेबल पर रखकर आमिर मुंह बनाने लग जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? फिर रिया मुस्कुराते हुए आमिर से कहती है, 4 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। कॉफ़ी पीने के बाद रिया और एना अयान और आमिर को बाय कहकर कमरे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अयान और आमिर का दोस्त हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद अयान भी घर के लिए निकल जाता है। 4 दिन बाद सुबह कुछ ही देर में आमिर को डिस्चार्ज मिलने वाला है। एना आमिर को गुड बाय कहने के लिए कि कमरे में आई हुई है। अयान और रिया रिसेप्शन पर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। आधे घंटे बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अयान आमिर के डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और रिया कमरे में आमिर और एना के पास आ जाती है। एना रिया को अपना फ़ोन की स्क्रीन दिखाते हुए मुंह बनाकर बोलती है, इतने दिन हो गए, मुझे हमारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। दोनों की बातें सुनकर आमिर एना से पूछता है, तुम घर ढूंढ रही हो? एना आमिर की तरफ देखकर बोलती है, हाँ, हम दोनों के लिए रेंट पर घर ढूंढ रही है। इतने दिन हो गए पर हमें कोई अच्छा सा घर मिल ही नहीं रहा। हॉस्टल की नई वार्डन बहुत खड़ूस है, अब मैं उस हॉस्टल में नहीं रहने वाली। फिर एना रिया से बोलती है, अगर मैं कुछ और दिन उस हॉस्टल में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। हमें अपने लिए जल्दी से रेंट पर घर ढूंढना होगा। आमिर रिया को एक फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, यह मेरी लैंडलॉर्ड का फ़ोन नंबर है। रिया और एना अजीब तरीके से आमिर को देखने लगते हैं। फिर आमिर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, कुछ वक्त पहले ही मेरी लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ घर खाली पड़े हैं रेंट पर देने के लिए। रिया और एना अजीब तरीके से आमिर को देखने लगते हैं। फिर आमिर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, कुछ वक्त पहले ही मेरी लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी।
उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ घर खाली पड़े हैं रेंट पर देने के लिए। एना आमिर से नंबर लेकर फ़ोन में सेव कर लेती है। इतनी देर में अयान डॉक्टर के साथ कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर का आखिरी बार चेकअप करके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर रिया से कहता है, तुमने अच्छे से अपना काम किया है, फ्यूचर में तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी। 14 रेंट पर घर लिया है। कमरे से बाहर जाते हुए डॉक्टर रिया और एना से कहता, तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं। मैंने हॉस्पिटल में बात करके तुम दोनों की नाइट शिफ्ट चेंज कर दी है। रिया और एना डॉक्टर से थैंक यू कहती है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद रिया और एना दोनों खुशी से कूदने लगती है। उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहता कि कमरे में अयान और आमिर भी है। जब उन दोनों का ध्यान अयान और आमिर पर जाता है जो बेड के पास खड़े होकर उनकी हरकतों पर हंस रहे थे, तो रिया और एना काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। 13 दिन बाद एक बिल्डिंग के लिफ्ट में एना की मुलाकात अयान और आमिर से होती है। अयान एना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो है? एना जवाब देती है, मैंने यहाँ फ्लैट रेंट पर लिया है। फिर आमिर एना से पूछता है, तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है? एना जवाब देती है, हाँ, 6 दिन पहले ही मैं और रिया यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अयान एना से पूछता है, कौन से फ्लोर पर? एना बोलती है, 12th फ्लोर पर। एना अयान से पूछती है, तुम भी यही रहते हो? अयान नामे सर हिलाता है। बीच में आमिर बोलता है, 18th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। इतनी ही देर में लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुकती है। एना अयान और आमिर को घर पर इनवाइट करती है। एना के कहने पर अयान और आमिर भी उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। घर की डोर बेल बजती है। कुछ सेकंड बाद रिया अंदर से दरवाजा खोलती है। रिया सामने अयान को देखकर काफ़ी तेज चीखती है। अयान रिया के मुंह को अपने हाथों से बंद करके घर के अंदर आ जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। फिर बोलता है, प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर किसी ने तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुन ली तो वह मुझे गलत समझ लेगा। अयान की बात सुनकर रिया एकदम चुप हो जाती है। अयान अपना हाथ रिया के मुंह से हटा लेता है। रिया कुछ देर पहले ही बाथरूम से शावर लेकर निकली थी और तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। इतनी ही देर में घर की डोर बेल बजने लगी। रिया को लगा कि एना खाना लेकर आए हैं, इसलिए वह जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई। अभी उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा है। रिया जल्दी से अयान से दूर होती है और भागकर अपने बेडरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया को ऐसी हालत में देखकर अयान शौक में चला जाता है और वह वही दरवाजे के पास बुत बनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रिया कपड़े चेंज करके बेडरूम से बाहर निकलती है। रिया को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे बाथरोब में अयान के सामने आ गई। रिया गेट के पास जाती है और धीरे आवाज में अयान से कहती है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा दरवाजे के बाहर एना है, इसलिए मैं बिना चेंज करें दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई। रिया की आवाज़ सुन के अयान शौक से बाहर आता है। इतनी ही देर में डोर बेल बजती है। अयान जो दरवाजे के पास ही खड़ा था वह दरवाज़ा खोलता है। बाहर से एना और आमिर अपने हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर अंदर आते हैं। अंदर आकर एना और आमिर खाने का सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना अनपैक्ट करने लगती है। रिया को खाना देखकर इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर पहले अयान और उसके बीच में कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अयान अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े होकर रिया को देख रहा है। उसी वक्त आमिर की नज़र अयान पर पड़ती है। फिर वह अयान को आवाज़ देता है, दरवाजे के पास बुत बनकर क्यों खड़ा है, इधर आ। फिर अयान सोफे पर आकर आमिर के पास बैठ जाता है। एना रिया से कहती है, तुम्हें पता है सारा सामान खरीद कर मैं घर आ गई थी और मुझे लिफ्ट में ये दोनों मिल गए, पर घर के बाहर पहुंचने के बाद मुझे याद आया
कि मैं तेरा सैंडविच तो भूल ही गई। रिया को खाना देखकर इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर पहले अयान और उसके बीच में कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई। एना आमिर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहती है, फिर हम दोनों अयान को दरवाजे पर छोड़कर वापस तेरा ये सैंडविच लेने गए थे। मुझे पता था अगर मैं तेरा ये सैंडविच नहीं लाती ना तो मुझे कच्चा चबा जाती। सैंडविच का नाम सुनकर रिया को और तेज भूख लगने लगती है। रिया जल्दी से खाना टेबल पर जमा कर सबको खाने के लिए बुला लेती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। रिया आमिर और एना के बीच बैठी थी। तीनों खाना खाते खाते बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर अयान चुपचाप बैठकर खाना खाते खाते रिया को देख रहा है। खाना खाने के बाद अयान और आमिर अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले आमिर रिया और एना को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। 2 दिन बाद आमिर का बर्थडे है, इसलिए उसने घर पर अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। अयान अपने घर पर आकर बेडरूम में चला जाता है और शावर लेकर सोने के लिए बेड पर चला जाता है। बेड पर लेटकर अयान अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही उसे रिया का ख्याल आने लगता है कि कैसे दरवाजे खुलते ही रिया अचानक उसे वहां देखकर चीखने लग गई। अयान खुद से बोलता है, उसकी शक्ल देखने लायक थी। यह सब याद करके अयान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ देर बाद अयान को नींद आ जाती है। CH-15 आमिर की बर्थडे पार्टी 2 दिन बाद आमिर के घर पर एना और रिया दोनों गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं। एना ने एक ब्लू कलर की पार्टी वियर ड्रेस पहनी है जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। रिया ने एक वाइट कलर का गाउन पहना है जो उसके घुटनों तक आ रहा है, जिसमें वह एक गुड़िया की तरह लग रही है। पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिया के लंबे ब्राउन कलर के बाल लग रहे हैं। पार्टी में जाते ही रिया ने सबकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली। लड़के हो या लड़की, सबकी नज़रें रिया पर आकर रुक सी गई थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी। रिया ने ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, उसने सिर्फ एक मेहरून रेड कलर की लिपस्टिक, काजल और मस्कारा लगा रखा है। पूरी पार्टी में एक रिया ही थी जिसने ना के बराबर मेकअप कर रखा है। पार्टी में बाकी सारी लड़कियों ने कॉफ़ी मेकअप लगा रखा है। रिया की सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी उसे सबसे अलग और अट्रैक्टिव बना रही है। पार्टी के सभी लोगों के बीच में खड़ा होकर अयान भी रिया को निहार रहा है। एक बार के लिए तो अयान भी रिया को देखकर अपने होश खो बैठा। अयान मन में रिया के लिए बोलता है, ये कितनी प्रिटी लग रही है, एकदम गुड़िया की तरह। कुछ देर बाद आमिर तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। ब्लैक कलर की शर्ट और वाइट कलर की पेंट में वह काफ़ी डैशिंग लग रहा है। आमिर अयान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अयान ने ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी है जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा है। धीरे धीरे सभी दोस्त आमिर को बर्थडे विश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एना और रिया भी आमिर को विश करने के लिए जाती है। एना और रिया दोनों आमिर को गले लगकर हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और उसके हाथों में गिफ्ट पकड़ा देती हैं। आमिर दोनों को थैंक्स कहता है। फिर अयान और आमिर एक एक करके अपने सभी दोस्तों से एना और रिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बातों बातों में रात के 12 बजे बज जाते हैं और आमिर केक कट करता है। सबसे पहले आमिर अयान को और अयान आमिर को केक खिलाता है। फिर आमिर एना को केक खिलाता है। उसके बाद बाकी सबको केक कटिंग के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में एना और रिया की आमिर और अयान के दोस्तों से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्टी में सब लोग एक दूसरे के साथ डांस और खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। आमिर मजाक में रिया से फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, पार्टी में सारे लड़के तुम्हें घूर है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये सब देख लिया ना तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। एना जो रिया के सामने बैठी है वह जोर जोर से हंसते हुई बोलती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम इसकी चिंता मत करो।
अयान जो आमिर के पास ही बैठा था एना की बात सुनकर हैरानी से रिया को देखता है। आमिर चौंकते हुए रिया की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर एना आमिर से कहती है, हाँ, इस पर तो दिन रात सर्जन बनने का भूत सवार है, इसके पास बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है। एना की बातें सुनकर वहां बैठे सभी दोस्त रिया की तरफ देखने लगते हैं। फिर सभी लड़के मन में सोचते हैं कि यह कितनी प्यारी और खूबसूरत है। फिर यह सिंगल क्यों है? रात के 2 बजे पार्टी खत्म होती है। सबके जाने के बाद अयान और आमिर दोनों रिया और एना को उनके फ्लैट में छोड़ने जाते हैं। पार्टी में एना ने थोड़ी सी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। आमिर एना को गोद में उठाकर ले जाता है। पीछे पीछे रिया और अयान चल रहे हैं। कुछ ही देर में वह चारों एना और रिया के फ्लैट के बाहर पहुंच जाते हैं। आमिर एना को गोद से नीचे उतारता है। रिया चाबी से दरवाजा खोलती है। फिर एना और रिया दोनों से बाय बोलकर घर में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अयान और आमिर भी वापस फ्लैट में आ जाते हैं। आज अयान आमिर के साथ उसके घर पर रुकने वाला है। फ्लैट के अंदर आकर अयान और आमिर खूब शराब पीते हैं। फिर आमिर के बेडरूम में जाकर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। आमिर अयान से कहता है, एना के साथ डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है, बहुत पहले से मैं एना को लाइक करता हूँ, पर मुझे उसे अपनी फीलिंग बताने से डर लगता है। आमिर की बातें सुनकर अयान की आंखों के सामने रिया का चेहरा घूमने लगता है। फिर अयान आमिर से कहता है, पता नहीं क्यों जब रिया मेरे आसपास होती है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं। एक ही बिल्डिंग में साथ रहने के कारण चारों रोज एक दूसरे से मिलते हैं। अयान ज्यादातर आमिर के घर पर ही रहता है। चारों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने लग गए। अक्सर चारों एक साथ घूमने जाते हैं, पब में जाते हैं, पार्टी करते हैं। 7 महीने बीत गए। धीरे धीरे आमिर और एना एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं रही, दूसरी तरफ अयान के दिल में भी रिया के लिए फीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1 महीने बाद रिया का बर्थडे आने वाला है। अयान ने डिसाइड किया कि वह उसी दिन अपने दिल की सारी फीलिंग रिया को बताएगा। दूसरी तरफ रिया अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वह अपनी फैमिली से दूर रहकर यहाँ अमेरिका में मेडिकल कोर्स कर रही है। बिना फैमिली के रिया को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। CH16 डायमंड ब्रासलेट देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। रात के 12 बजे के बाद रिया का बर्थडे शुरू हो जाएगा। एना, अयान और आमिर तीनों ने रिया के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। तीनों पिछले 4 दिन से रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्टी आमिर के घर पर होने वाली है ताकि रिया को बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ भी पता ना चले। फिलहाल दिन के 3 बजे बज रहे हैं। तीनों सुबह से आमिर के घर को पार्टी के लिए डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेशन का काम खत्म करने के बाद एना रिया का बर्थडे केक लेने चली जाती है। अयान और आमिर भी रिया के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए निकल जाते हैं। अयान और आमिर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। शॉपकीपर अयान को एक ज्वेलरी बॉक्स देता है। अयान उस बॉक्स को खोलकर देखता है। बॉक्स के अंदर डायमंड ब्रेसलेट है। अयान उस ब्रेसलेट को देखकर काफी खुश होता है। उसने जितना सोचा था ये ब्रेसलेट उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना है। 13 दिन पहले अयान इस शॉप पर आया था रिया के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने। शॉपकीपर ने उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई, पर अयान को रिया के लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर शॉपकीपर ने अयान को कुछ लेटेस्ट और यूनिक ज्वेलरी की डिज़ाइन दिखाई। बहुत सारी ज्वेलरी की डिज़ाइन देखने के बाद अयान को एक ब्रेसलेट की डिज़ाइन बहुत पसंद आई थी। उसने रिया के बर्थडे के लिए इस ब्रेसलेट की डिज़ाइन को फाइनल किया। आमिर भी रिया के बर्थडे लिए कुछ ज्वेलरी देखने लगता है। उसे एक नेकलेस एना के लिए पसंद आता है। आमिर उस नेकलेस को खरीद लेता है। फिर आमिर रिया के बर्थडे के लिए ईयररिंग पसंद करता है। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलकर अयान और आमिर शाम की पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े
और शूज खरीदने के लिए मॉल चले जाते हैं। शाम के 7 बजे तक अयान और आमिर घर पर आ जाते हैं। दोनों के हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग हैं। आज दोनों ने खूब शॉपिंग की। घर पर आकर दोनों जल्दी से रेडी होने के लिए चले जाते हैं। एना भी रेडी होकर आमिर के घर पर आ जाती है। एना रिया को कॉल करती है। रिया कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है। एना, कब तक आएगी तू? रिया, हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम और बचा है, उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। एना, जल्दी आ, मैं घर पर अकेले बोर हो रही हूँ। रिया, ठीक है, आज मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगी, बाय कहकर रिया ने कॉल कट कर दिया। रात के 10 बजे बज जाते हैं। धीरे धीरे सभी गेस्ट पार्टी में आने शुरू हो जाता है। अयान ने डार्क ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, जिसमें वह बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। घंटे भर में पार्टी शुरू हो जाती है और सभी बर्थडे गर्ल का इंतजार करने लगते हैं। एना रिया को कॉल करती है। बहुत बार कॉल करने के बाद भी रिया कॉल रिसीव नहीं करती है। कुछ देर बाद रिया एना को मैसेज करती है, अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, रास्ते में हूँ, जल्द ही घर पहुँच जाऊंगी। 25 मिनट बाद अयान और आमिर रिया को लेने के लिए उसके फ्लैट पर जाते हैं। घर का दरवाजा लॉक था। रिया अभी तक घर पर नहीं आए हैं। अयान रिया को कॉल लगाता है। रिया कॉल रिसीव नहीं करती। फिर दोनों घर के बाहर खड़े होकर रिया के आने का वेट करने लगते हैं। आमिर अयान से कहता है, तू रिया को कब प्रपोज करेगा? अयान जवाब देता है, पार्टी खत्म होने के बाद, जब सब चले जाएंगे। उसके बाद आमिर बोलता है, ठीक है, पार्टी खत्म होने के बाद मैं एना को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाऊंगा। फिर तुम दोनों घर पर अकेले रहोगे। रिया को प्रपोज करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अयान आमिर को मुस्कुराकर ओके कहता है। आमिर अयान को छेड़ते हुए बोलता है, अच्छे से प्रपोज करना रिया को। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना तो मेरी इतने टाइम की मेहनत वेस्ट जाएगी। अयान आमिर को घूरने लगता है, फिर बोलता है, तुमने कौन सी मेहनत की है वैसे? आमिर जवाब देता है, तेरे दिल में रिया के लिए जो फीलिंग है, मैंने उसकी भनक आज तक किसी को पढ़ने नहीं दी। आमिर आगे कहता है, तुम्हें पता है ये सब एना से छुपाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अयान मुंह बनाते हुए आमिर से बोलता है, मैं, अच्छा सच? इतनी देर में आमिर के फ़ोन पर एना का कॉल आता है। आमिर कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से एना बोलती है, कितनी देर हो गई है, कहाँ हो तुम सब? अभी तक रिया को लेकर आए क्यों नहीं? आमिर जवाब देता है, हम तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं, रिया अब तक आई नहीं है। एना कहती है, कहाँ रह गई यह रिया? फिर आमिर एना से कहता है, हम उसे लेने हॉस्पिटल जा रहे हैं। एना ओके कहकर कॉल कट कर देती है। अयान कार लेने के लिए पार्किंग एरिया में आता है। उसे रिया की कार दिखती है। अयान रिया की कार के पास जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद अयान के पैर रुक जाते हैं। अयान के सामने कार के पास रिया खड़ी है। रिया के साथ में एक और आदमी है जो अपने घुटनों पर बैठा है और उसके हाथों में एक रिंग है। देखकर साफ पता चल रहा है कि वह आदमी रिया को प्रपोज कर रहा है। रिया भी उस आदमी को देखकर मुस्कुरा कर कुछ बोल रही है। अयान को उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अपनी आंखों के सामने यह नज़ारा देखकर अयान के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगती है। उसके सर से पसीना निकल रहा है। अयान के सामने कार के पास रिया खड़ी है। रिया के साथ में एक और आदमी है जो अपने घुटनों पर बैठा है और उसके हाथों में एक रिंग है। देखकर साफ पता चल रहा है कि वह आदमी रिया को प्रपोज कर रहा है। रिया भी उस आदमी को देखकर मुस्कुरा कर कुछ बोल रही है। अयान को उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अपनी आंखों के सामने यह नज़ारा देखकर अयान के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगती है।
उसके सर से पसीना निकल रहा है। 17 अयान का दिल टूटा। अयान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इतनी देर में पीछे से आमिर उसको पकड़ लेता है। आमिर कुछ सेकंड पहले ही वहां आया था। अपनी आंखों के सामने रिया और उस आदमी को ऐसे देखकर एक बार के लिए तो आमिर भी शॉक हो गया था। आमिर ने अयान को संभाला और जल्दी से उसे लेकर वहां से बाहर चला गया। गार्डन में जाकर अयान गहरी गहरी सांसें लेने लग गया। अचानक से अयान ने पास में पड़ा गमला उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आमिर अयान को संभालने की कोशिश कर रहा है, पर अयान कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा। अयान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आमिर उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करता है, पर अयान आमिर को धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। आमिर उसके पीछे जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद आमिर वहीं रुक जाता है और खुद से कहता है, अभी उसे अकेले रहने की जरूरत है, मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। आमिर अच्छे से जानता है कि उसका दोस्त इतना कमजोर नहीं है कि दिल टूटने पर अपने साथ कुछ गलत करें। आमिर वापस अपने फ्लैट में आता है। अंदर आकर आमिर सबसे माफ़ी मांगता है, फिर सबसे कहता है, सॉरी गाइस, अब यहाँ कोई पार्टी हो नहीं होने वाली। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब फ्लैट में ऐना और आमिर रह गए हैं। आमिर का उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐना उससे बोलती, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, और है तुमने पार्टी भी कैंसिल कर दी? रिया नहीं मिली तुम्हें? अयान भी नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? एकदम से आमिर ऐना के जोर से हग कर लेता है। फिर ऐना उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम्हें आज से पहले मैंने तुम्हें इतने तकलीफ में कभी नहीं देखा। कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताओ। आमिर ऐना को अयान की फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, साथ में कुछ देर पहले पार्किंग एरिया में जो हुआ वह भी। सब कुछ बताते बताते आमिर की आंखों में भी आंसू आ गए। आमिर का कोई भाई नहीं था, वह अयान को ही अपना भाई मानता है। आमिर को अयान की बहुत चिंता हो रही है। ऐना आमिर के आंसू पोंछकर उसे चुप करवाती है। दूसरी तरफ अयान कैब लेकर घर पर आ जाता है। फिर वह अपने बेडरूम में जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। अयान की आंखें गुस्से से लाल दिख रही है। फिर वह अपने सर को दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। पार्किंग एरिया वाला नज़ारा अयान के आंखों के सामने घूमने लगता है। अयान एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी जेब से वह ब्रेसलेट निकालता है। वह उस ब्रेसलेट को दूसरी तरफ कमरे से बाहर फेंक देता है, फिर जोर जोर से रोने लगता है। सुबह होते ही अयान इमरजेंसी फ्लाइट लेकर दुबई चला जाता है। फिर वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। अयान ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक से रिया उसके सामने आ जाएगी। प्रेजेंट में अयान अपनी आंखें खोलता है अपना और रिया का पास्ट याद करके अयान के सीने में दर्द उठने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोफे से उठकर अयान कबर्ड के पास जाता है और कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स खोलकर अंदर से एक ब्रेसलेट निकालता है। यह वही ब्रेसलेट है जिसे उसने रिया के बर्थडे के लिए लिया था। अयान ने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, पर वह रिया को भूल नहीं पाया। आज भी जब वह अपने आप को अकेला महसूस करता है तो उसे रिया की बहुत याद आती है। अयान ब्रेसलेट को हाथों में लेकर खुद से बोलता है, जल्द ही मैं तुम्हें, रिया, इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा। अयान उस ब्रेसलेट को वापस कबर्ड में रखकर खिड़की के पास जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह रियाज को कॉल लगाता है। कुछ रिंग जाने के बाद रियाज कॉल रिसीव करके हम कहता है, अयान, मुझे तुमसे मिलना है रियाज, अभी मैं बिजी हूँ, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। अयान, नहीं, मुझे अभी मिलना है रियाज। ठीक है, क्लब आ जाओ। रियाज कॉल कट कर देता है। अयान क्लब के लिए निकल जाता है। 45 मिनट ड्राइव करने के बाद अयान की कार क्लब के बाहर रुकती है। अयान जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड को
देकर क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब के अंदर रियाज अपने सभी पार्टनर के साथ बैठा है। उनके बीच एक इम्पॉर्टेंट डील को लेकर डिस्कशन चल रहा है। रियाज अयान को अंदर आते हुए देखता है तो वह उसे अपने पास बुला लेता है। अयान रियाज के पास जाकर बैठ जाता है। लगभग 25 मिनट के बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। रियाज अयान को अंदर आते हुए देखता है तो वह उसे अपने पास बुला लेता है। अयान रियाज के पास जाकर बैठ जाता है। लगभग 25 मिनट के बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद रियाज अयान से पूछता है, बोलो क्या काम है तुम्हें? फिर अयान रियाज से कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। अंदर जाकर रियाज सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट का पैकेट में से एक सिगरेट निकालता है। फिर उसे जलाकर स्मोकिंग करने लग जाता है। अयान रियाज के साइड में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। रियाज अयान से कहता है, बोलो क्या काम है तुम्हें? अयान थोड़ा हिचकिचाहते हुए बोलता है, तुम रिया को जाने दो। फिर रियाज कंफ्यूज होते हुए पूछता है, कौन रिया? अयान रियाज से कहता है, जिसे मैं पिछली रात को हॉस्पिटल से अपने घर ले गया था। उसके बाद रियाज बोलता है, रजा, वह लड़की? अयान कहता है, हाँ वही। तुम उसे जाने दो। अयान रियाज से रजा को छोड़ने की जिद करने लगता है। रियाज उसकी बात मानने के लिए साफ मना कर देता है। 18 अयन और रियाज की लड़ाई। रियाज अयान से कहता है, तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। इतना बोलकर रियाज कमरे से बाहर जाने के लिए सोफे से खड़ा होता है। अयान बोलता है, कितने में खरीदा है तुमने उसे? मैं वो कीमत चुका दूंगा। रियाज थोड़ा मुस्कुराने के बाद बोलता है, अब तुम अपने भाई को कीमत चुकाओगे। रियाज बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। अयान पीछे से रियाज से कहता है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अयान की बात सुनकर रियाज के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से से अयान की तरफ मुड़कर देखता है। फिर अयान की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तू उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे बगावत कर रहा है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे को खिला दूंगा। रियाज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही अयान को रियाज के गुस्से का एहसास होता है तो वह रियाज को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। पार्किंग एरिया में पहुंचकर अयान पीछे से रियाज के शोल्डर को पकड़ लेता है। फिर उसके आगे आकर अयान रियाज से बोलता है, तू मुझे गलत समझ रहा है। रियाज अयान की बात काटते हुए बोलता है, तू उस लड़की के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। अयान कहता है, ऐसी बात नहीं है। रियाज अयान की बात को नज़रअंदाज करके कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। पीछे से अयान रियाज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, तूने उसे ध्यान से देखा है? वह इस तरह की लड़की नहीं है। रियाज अयान से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, मैंने उसे खरीदा है। मैं जो चाहूँगा वह उसे करना पड़ेगा। अयान कहता है, जबरदस्ती करेगा तो वह खुद को मार डालेगी। अब रियाज अयान से आगे बात नहीं करना चाहता। वह जल्दी से कार में बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा देता है। कुछ ही सेकंड में कार अयान की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अयान गुस्से में आकर अपने पास में खड़ी कार को जोर से लात मारता है। फिर मोबाइल निकालकर रियाज को कॉल लगाता है। कार में रियाज अपने मोबाइल पर अयान का नंबर देखता है तो वह गुस्से में कॉल कट करके अयान का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता है। रियाज के दिमाग में अयान की बातें घूम रही है। अब रियाज अयान से आगे बात नहीं करना चाहता। वह जल्दी से कार में बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा देता है। कुछ ही सेकंड में कार अयान की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अयान गुस्से में आकर अपने पास में खड़ी कार को जोर से लात मारता है। फिर मोबाइल निकालकर रियाज को कॉल लगाता है। कार में रियाज अपने मोबाइल पर अयान का नंबर देखता है
तो वह गुस्से में कॉल कट करके अयान का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता है। रियाज के दिमाग में अयान की बातें घूम रही है। रियाज को डॉक्टर की बात याद आ जाती है। फिर वह सख्त आवाज में कहता है, ठीक है। जब उसकी हालत रोमा ओके कहती ठीक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना है। रियाज कॉल कट कर देता है। 3 दिन बाद रियाज होटल के कमरे के अंदर आता है और बेड के पास जाकर रजा को बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में घूरने लगता है। रजा बेड पर सोई हुई है। कुछ मिनट बाद रियाज बेड के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। फिर पैकेट के अंदर से एक सिगरेट निकालकर जलाता है। स्मोकिंग करते करते रियाज अयान के बारे में सोचने लग जाता है। अयान पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आया है। 2 दिन पहले अयान ने ऑफिस में रेजिग्नेशन ईमेल कर दिया। रियाज के कहने पर इमरान ने अयान को कॉल किया और ऑफिस आने के लिए कहा। अयान ने इमरान से सवाल किया, क्या रियाज भाई ने रजा को छोड़ दिया? इमरान के कोई जवाब ना देने पर अयान ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। पिछले 2 दिन से इमरान अयान को बार बार कॉल और मैसेज कर रहा है, पर अयान ने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई दिया। होटल के कमरे से रियाज अयान को कॉल लगाता है। पहली बार में अयान कॉल रिसीव नहीं करता। रियाज फिर से अयान को कॉल लगाता है। इस बार अयान कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव होने के बाद रियाज सख्त आवाज में कहता, 3 दिन हो गए तो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? अयान कहता है, मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन ईमेल कर दिया है। रियाज गुस्से से कहता है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। जल्दी से ऑफिस पहुंचो, क्लाइंट के साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अयान कहता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तेरी मर्जी से चलूँ। रियाज कहता है, तू उसके रजा लिए मेरे खिलाफ जा रहा है। अयान कहता है, मैंने प्रॉमिस किया है खुद से कि मैं उसको इन सब से आज़ाद करा के ही रहूँगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद रियाज कहता है, 2 दिन पहले वह भाग गई है यहाँ से। अयान शॉकन रिएक्शन के साथ बोलता है, क्या? कैसे? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अयान बड़बड़ाते हुए बोलता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अयान की बात सुनकर रियाज बोलता है, तुझे यकीन करना है तो कर, वरना मत कर। इससे पहले अयान आगे कोई सवाल करता रियाज कॉल कट कर देता है। अयान का कॉल कट करने के बाद रियाज इमरान को कॉल करता है और उसे सब कुछ समझा देता है ताकि आगे जाकर अयान के दिमाग में रजा को लेकर कोई शक पैदा ना हो। 19 बुरा सपना। इमरान रियाज को ऑफिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल सेंड करता है। रियाज लैपटॉप खोलकर उन फाइल को पढ़ने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ रजा अभी भी बेड पर सो रही है नींद में। उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। वह एक सपना देख रही है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपने डैड और कुछ बच्चों के साथ अपने घर के गार्डन में खेल रही है। एक लेडी गार्डन में टेबल के पास चेयर लगाकर बैठी है और मैगजीन पढ़ रही है। वह छोटी सी बच्ची उस लेडी के पास जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, मॉम चलो ना, मेरे साथ खेलो। फिर वह लेडी बोलती है, नहीं रिया, अभी मेरा मन नहीं है, तुम अपने डैड के साथ खेलो। वह छोटी बच्ची रिया है और वो लेडी उसकी मॉम। रिया अपनी मॉम से उसके साथ खेलने के लिए जिद करने लगती है। रिया का मायूस चेहरा देखकर उसकी मॉम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह दोनों सबके साथ खेलने चले जाते हैं। कुछ देर खेलने के बाद रिया की मॉम रिया के फोरहेड पर किस करके उससे कहती है, बहुत हो गया, अब मैं अंदर किचन में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। पीछे पीछे रिया के डैड भी घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद रिया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है और घर के अंदर आग लग जाती है। धीरे धीरे वह आग फैलकर बाहर तक आ जाती है। रिया के दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, आग 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 लग गई। ये सब देखकर रिया बहुत डर गई।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रिया रोते हुए अपने मॉम डैड को पुकार रही है। रिया अपने मॉम डैड को बचाने के लिए घर के अंदर जाने लगती है। उसी वक्त पीछे से उसका दोस्त रोहन उसे पकड़कर रोक लेता है। रिया उससे हाथ छुड़ाकर अंदर जाने की कोशिश कर रही है। रोहन बोलता है, नहीं रिया, नहीं, अंदर आग लगी है, जल जाओगी। उसी वक्त रजा की नींद खुल जाती है और वह बेड पर बैठ जाती है। घबराहट के कारण उसके माथे पर बहुत सारा पसीना आ जाता है। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जल्दी से रजा बेड पर से उतरती है और बालकनी में चली जाती है। रजा का ध्यान रियाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। रजा को बालकनी में जाता देखकर रियाज अपने लैपटॉप के अंदर फिर से बिजी हो गया। कमरे से बाहर आकर खुली हवा में रजा को अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रजा फिर से नॉर्मल होने लगती है। रजा बालकनी में एक कोने में जाकर दीवार के सहारे नीचे जमीन पर चुपचाप बैठ जाती है और अपना सिर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। रजा की आंखों के सामने एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत का चेहरा आ जाता है। वह दोनों आदमी और औरत रजा से पूछते हैं, कब आएगी तू? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए? उन दोनों का मायूस चेहरा देखकर रजा रोते हुए जवाब देती है, जल्दी आऊंगी। रजा आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है, फिर वह अपने आंसू पोंछ लेती है और खुद से प्रॉमिस करती है, मैं जल्द ही यहाँ से निकलकर आप दोनों के पास आऊंगी। अंदर कमरे में रियाज लैपटॉप पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है। रियाज के मोबाइल पर सोहेल का मैसेज आता है। रियाज मैसेज ओपन करके पढ़ने लगता है, डैनियल की कंपनी टेक ओवर कर ली है, हम जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे। रियाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। मैसेज पढ़ने के बाद रियाज का मूड अच्छा हो जाता है और वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। रियाज मोबाइल को सोफे के ऊपर एक कोने में पटक देता है और लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख देता है। फिर वह सोफे से खड़ा होकर बालकनी की तरफ जाने लगता है। रियाज बालकनी में रजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और रजा को घूरने लगता है। रजा ने नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। रियाज की नज़रें राजा की खूबसूरत लंबी टांगों पर जाकर रुक गई। जमीन पर किसी की परछाई देखकर रजा अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है। रियाज उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा है। रियाज रजा को शोल्डर से पकड़कर खड़ा करता है और कमरे के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर रियाज रजा को दीवार से सटाकर उल्टा खड़ा कर देता है। फिर वह रजा की ड्रेस की चैन खोलने लगता है। रजा अपनी पूरी ताकत लगाकर रियाज को धक्का देती है, जिससे रियाज कुछ कदम पीछे चला जाता है। रजा जल्दी से रियाज से दूर हट जाती है। रजा डाइनिंग टेबल के पास जाकर फ्रूट बकेट से एक धारदार चाकू उठा लेती है और रियाज को डराने लगती है। रियाज उसकी यह हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, फिर हंसते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। रजा गुस्से से रियाज को चाकू दिखाते हुए बोलती है, हंसना बंद करो और कमरे की चाबी दो मुझे। रियाज जोर जोर से हंसते हुए रजा की तरफ देखता है, फिर अपनी जेब से चाबी निकालकर रजा की तरफ फेंककर बोलता है, यहाँ से भागना चाहती हो? ठीक है, भाग सकती हो तो भाग लो। रजा जमीन से चाबी उठाती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। रियाज अभी भी सोफे पर बैठकर रजा की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंस रहा है। कुछ मिनट बाद दो बॉडीगार्ड रजा को जबरदस्ती पकड़कर कमरे के अंदर लाते हैं। रजा उन दोनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉडीगार्ड रजा को कमरे के अंदर छोड़कर जल्दी से बाहर चले जाते हैं। 20 रजा का प्लान। रियाज हंसते हुए रजा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, भाग नहीं पाए? तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना आसान है? रियाज अपनी हंसी रोककर रजा से कहता है, इधर आओ। रजा रियाज के बात नहीं मानती है। वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़े होकर गुस्से से रियाज को देखने लगती है। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब रजा रियाज के पास नहीं आती है तो रियाज उसे आंखें दिखाकर सख्त आवाज में कहता है,
लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैंने कहा इधर आओ। रजा रियाज की बातों को नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। रजा की यह हरकत देखकर रियाज थोड़ा गुस्से से बोलता है, जो बॉडीगार्ड तुम्हें बाहर से अंदर ला सकते हैं, वह तुम्हें वहां से यहाँ मेरे पास भी ला सकते हैं। रियाज की बात सुनकर रजा उसको आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लग जाती है। रियाज अपनी उंगलियों से इशारा करके रजा को अपने पास बुलाता है। रजा धीरे धीरे रियाज के पास जाने लगती है। जैसे ही रजा रियाज के पास पहुंचती है, रियाज जल्दी से उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी गोद में बैठा रहता है। रजा रियाज की गोद से उठने की नाकाम कोशिश करने लगती है। रियाज अपने एक हाथ से रजा का चेहरा पकड़कर अपने आंखों के सामने लाता है। एविल स्माइल के साथ रियाज बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे से मामूली चाकू से मुझे डरा दोगी और यहाँ से भाग जाओगी। इस होटल में 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, जो 24/7 आवर्स मेरे इस होटल में रहते हैं। रियाज अपने कोट के अंदर से एक गन निकालकर रजा के फोरहेड पर रखकर बोलता है, बिना मेरी मर्जी के यहाँ से भागना तो दूर की बात है, तुम सांस भी नहीं ले सकती। रियाज के हाथ में गन देखकर रजा घबरा जाती है। रजा को घबराता हुआ देखकर रियाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह गन को रजा के सिर से हटा देता है, फिर उस गन पास वाली टेबल की ड्रॉर में रखकर ड्रॉर लॉक कर देता है। वह राजा के लिप्स पर किस करता है। कमरे में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रियाज राजा को अपनी गोद से उतारकर सोफे पर बैठा देता है, फिर वह सोफे से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खुलने के बाद एक सर्वेंट अपने हाथों में शराब की बोतल और गिलास लेकर अंदर आता है। कुछ ही मिनट के अंदर सर्वेंट शराब टेबल पर रखकर जल्दी से बाहर चला जाता है। रियाज वापस सोफे पर आकर बैठ जाता है। रियाज शराब की बोतल खोलकर शराब गिलास में डालता है, फिर ड्रिंक करने लग जाता है। ड्रिंक करते करते रियाज रजा के शरीर को घूलने लग जाता है। रजा चुपचाप सोफे पर बैठी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार दरवाजे की ओर देख रही है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वह कुछ सोच रही है। उसी वक्त रियाज अपना एक हाथ रजा के चेहरे के सामने ले जाकर चुटकी बजाकर उसे ख्यालों से बाहर निकालता है। रियाज मुस्कुराकर रजा से कहता है, अब कौन सा नया प्लान बना रही हो यहाँ से भागने का। रजा को इस बात का एहसास हो चुका है कि वह बिना रियाज की मर्जी के यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रजा रियाज की तरफ देखती है और बोलती है, कितने में खरीदा है तुमने मुझे? मैं सारे पैसे चुका दूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। रियाज शराब का गिलास टेबल पर रखता है, फिर रजा के करीब जाकर बोलता है, तुम अपनी दोनों किडनी भी बेच दोगी, तब भी कीमत नहीं चुका सकती। रियाज की बात सुनकर रजा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। रियाज रजा के करीब जाता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रखकर डीप किस करने लग जाता है। रियाज रजा की ड्रेस की चैन खोल देता है। एक एक करके रजा की ड्रेस, ब्रा, पैंटी सब कुछ उतार कर जमीन पर फेंक देता है। फिर रजा का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। फिर रियाज अपने कपड़े उतार कर बेड पर रजा के ऊपर आ जाता है। दोनों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। 3 घंटे बाद रियाज रजा के शरीर को छोड़ता है। इस बार रियाज को रजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। रजा अपनी मर्जी से बेड पर रियाज की हर बात मान रही थी। रियाज बेड से उतरकर अपने आप को साफ करने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। 10 मिनट बाद रियाज बाथरूम से बाहर निकलता है, फिर सामने टेबल के पास रजा को देखता है। रजा ने हाथों में गन पकड़ी हुई है। कदमों की आवाज़ सुनकर रजा रियाज की तरफ देखती है। रियाज बेड पर आराम से बैठ जाता है, फिर डेविल इस्माइल के साथ कहता है, अब तुम मुझे मारकर यहाँ से भागना चाहती हो? रजा एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ रियाज से कहती है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे यहाँ से जाने देंगे?
रियाज सिगरेट जलाकर स्मोक करते हुए रजा से कहता है, तो तुम इस गन से खुद को शूट करने वाली हो, चलो ठीक है। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मर जाओ। फिर रजा कहती है, मेरे मरने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? रियाज हैरानी से रजा को देखने लगता है। रजा सोफे पर पौज लेकर बैठती है, फिर रियाज से बोलती है, तुम कब तक मेरे शरीर से खेलोगे? 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 3 साल? एक दिन मुझसे बोर हो जाओगे। उसके बाद रजा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, चलो हम एक डील करते हैं।